लेट्स लेट्स डू स्टीरियोआइसोमेरिज्म। और स्टीरियोआइसोमेरिज्म में हम सबसे पहले करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डिफरेंस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस होता है, इस सारी बातों को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द डेफिनेशन कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं, क्योंकि ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो इनमें बॉन्डिंग सीक्वेंस भी सेम होता है, इनमें कनेक्टिविटी भी सेम होती है, अरेंजमेंट भी सेम होती है। सिर्फ थ्री डायमेंशनल जो एटम्स या ग्रुप्स हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड जो फ्रोजन बॉन्ड होगा उसके गिर्द जो उनकी पोजीशन है, स्पेशल अरेंजमेंट, वो चेंज होगी। तो डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, the organic compounds जिनके पास क्या होना चाहिए, हैविंग सेम। अब भाई ये सेम क्या क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीजें इनमें सेम होती हैं। क्या क्या होता है फिर भी देखते हैं कि भाई इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, इनमें कनेक्टिविटी सेम हो, इनमें बॉन्डिंग सीक्वेंस सेम हो, ठीक है, बॉन्डिंग सीक्वेंस सेम हो, उसके बाद इनमें बॉन्डिंग पैटर्न सेम हो, बॉन्डिंग पैटर्न भी सेम हो, तो फिर डिफरेंट क्या होगा, इतनी सारी चीजें तो सेम है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, कनेक्टिविटी सेम हो, बॉन्डिंग सीक्वेंस जो है वो भी सेम हो, बॉन्डिंग पैटर्न भी सेम हो, बट फिर भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज due to different spatial means space में spatial arrangement of atoms or groups around restricted bond, अब ये रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड क्या होता है, देखिए जो अल्केन्स होते हैं उनमें होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि फ्री रोटेशन होती है, कि जो एटम्स हैं, ग्रुप्स हैं, वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। जब डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होती, क्योंकि अगर बॉन्ड रोटेट करेगा तो एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तभी वो रोटेट कर सकता है। तो क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड in alkanes can have free rotation। एक अल्केन का जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो फ्रीली रोटेट कर सकता है, ठीक है, बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फ्री रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है वहां पे फ्री रोटेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, तो मैंने आपको बताया कि अगर दो बॉन्ड होंगे, हम घुमाएंगे तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इजीली घूमेंगे ग्रुप, ठीक है। तो ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन द फ्री रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो जो ग्रुप जहां पे लगे हुए हैं वो वहीं पे होंगे। अब वो या तो डबल बॉन्ड के सेम साइड पे हो सकते हैं या फिर अपोजिट साइड पे हो सकते हैं। तो इसी तरह से ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है ड्यू टू आपका जो रिजिड बॉन्ड होगा, जिसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी, जिसकी फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगी, तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये बॉन्ड कहां पाया जाता है, the carbon carbon double bond
इन अल्कीन्स एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन कहां पे सिंगल बॉन्ड कहां पे, साइक्लोअल्केन्स में। इन साइक्लोअल्केन्स हैव ferrozin or restricted free rotation। ठीक है कि भाई जो अल्कीन्स होते हैं उनका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और जो अल्केन्स होते हैं पर साइक्लोअल्केन, क्योंकि रिंग क्लोज होती है, ठीक है, तो रिंग क्लोज होती है तो आप इस बॉन्ड को फ्रीली रोटेट नहीं करवा सकते, क्योंकि रिंग बिल्कुल क्लोज है, साइकिल है। अगर ओपन चेन होता तो फिर तो इजीली रोटेट करता, पर क्योंकि रिंग पूरी जो है वो क्लोज है तो इस वजह से कार्बन एटम्स रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ किसका, साइक्लोअल्कीन का, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसका, अल्कीन्स का। इनमें फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। अब अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि फिर ट्रिपल बॉन्ड भी तो होता है, ठीक है ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, पर आगे चल के हम कंडीशंस में पढ़ेंगे कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है इसके हर कार्बन के पास 2 ग्रुप होने चाहिए। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो फिर एक एक ग्रुप आएगा, ठीक है, और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर होती है। तो हमें क्या करना है कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड हो इसमें हर कार्बन पे 2 ग्रुप होने चाहिए। इट शुड हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू, बिल्कुल सही भावना, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम आते हैं कि ये तो हमने पढ़ा, तो 2 टाइप के आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 तरीके हैं इसको एनालाइज करने के। ये देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, या आप इसको हमने इस तरह से लिखा है, अब इधर ऐसे कर दें तो भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जाहिर है हर कार्बन की 2 वैलेंसीज फ्री हैं तो 2 ग्रुप लगे होंगे, ठीक है। तो भाई हम ग्रुप लगाते हैं। लेट सपोज के यहां पे CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड पे ये 2 सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस कहते हैं, सिस 2 ब्यूटीन। तो सिस आइसोमर में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड में जो सेम ग्रुप होंगे वो ऑन द सेम साइड होंगे, तो ये भी आपका सिस होगा, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये आपका वो बॉन्ड है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर क्या है कि भाई ये आपका सिस 2 ब्यूटीन है, क्योंकि इसमें भी क्या है, इसमें भी ये है कि जो सेम ग्रुप है वो ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड है। तो इसका ट्रांस 2 ब्यूटीन कैसे बनेगा, ट्रांस मीन्स अपोजिट, ट्रांस 2 ब्यूटीन कैसे बनेगा भाई, सिंपली आप क्या करोगे, एक CH3 इधर लगाओ और एक हाइड्रोजन इधर लगाओ, एक हाइड्रोजन इधर लगाओ, आमने सामने हो, अपोजिट साइड पे हो, ठीक है। देखें जो सेम ग्रुप है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, तो ऐसे आइसोमर को हम कहते हैं ट्रांस। तो इधर ट्रांस कैसे बनेगा कि आपने एक CH3 इधर लगाया, दूसरा इधर होगा, फिर एक हाइड्रोजन इधर लगाया, दूसरा इधर होगा। अब ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गई, तो जो सेम ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड पे हैं, ठीक है। तो सिस में सेम साइड पे होते हैं और अपोजिट में, ट्रांस में अपोजिट साइड होते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस कंडीशंस हैं, कुछ 3 कंडीशंस हैं या 2 कंडीशंस हैं मेनली, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं। conditions to undergo geometrical isomerism। कंडीशंस टू अंडरगो ज्योमेट्रिकल, पहली ये है कि पहली कंडीशन ये है कि द कंपाउंड
should have at least one bond, one कार्बन कार्बन बॉन्ड ही कर लें। अब ये हो गया, ये हो गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड हैविंग, जिसको क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड और फ्रोजन, रिस्ट्रिक्टेड और फ्रोजन और रिजिड बॉन्ड, जो कि रोटेट ना कर सके। ठीक है, अगर बॉन्ड रोटेट करेगा तो फिर वो और आइसोमेरिज्म, जिसको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, वो शो करेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं। एक कंडीशन ये है कि हमारे पास एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये आपको साइक्लो अल्कीन में मिलेगा, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये आपको अल्कीन्स में मिलेगा। ठीक है, तो ये दो बॉन्ड होने चाहिए, दोनों में से कोई भी एक हो। अब खाली इस बॉन्ड का होना गारंटी नहीं देता कि आपका जो कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करे। क्या करे, दूसरी क्या चीज है, ईच कार्बन एटम ऑफ रिजिड, और चलें रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड कर लें, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड शुड बी, और मस्ट भी कर दें, नेसेसरी कंडीशन है, मस्ट बी बॉन्डेड टू डिफरेंट ग्रुप्स, कि ये जो आपका कंपाउंड होना चाहिए जिसमें ये डबल बॉन्ड हो, तो हर कार्बन की कितनी वैलेंसीज फ्री होंगी, 2 होंगी। तो इन दोनों पे सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, दोनों पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो अगर आपके पास, अब अगर इस दोनों कंडीशंस को देखते हैं तो ऑल वन अल्कीन्स, हम कुछ कैलकुलर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑल वन अल्कीन्स आर, या अल्कीन्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के जितने भी, ठीक है, जितने भी वन अल्कीन्स होंगे, जितने भी वन अल्कीन्स होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, देखते हैं कैसे। मिसाल के तौर पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर कुछ भी है, इधर कुछ भी है, वन अल्कीन में इधर क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, वन अल्कीन कोई भी उठा लें, वन अल्कीन कोई भी उठा लें, तो पहले कार्बन पे क्या होगा, पहले कार्बन पे 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम होंगे, सेम होंगे। ये कह रहा है कि ईच कार्बन ऑफ रिजिड और रिस्ट्रिक्टेड जो बॉन्ड है, इस पे दोनों कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, दोनों कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सेम ग्रुप है, तो ये शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमारे पास ये ग्रुप है भाई, अगर CH3 इधर है, CH3 इधर है, हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा, इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। व्हाट अबाउट दिस वन, वेदर दिस कंपाउंड विल ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट, नॉट शो, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि देखें 2 सेम मिथाइल ऑन द सेम ग्रुप, ये भी नहीं करेगा। ये कब कर सकता है, कब कर सकता है, अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि भाई ये साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, इधर मिथाइलवा, इधर हाइड्रोजनवा, ठीक है, इधर हाइड्रोजनवा, इधर मिथाइलवा, तो मुझे बताएं ये करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो ये सिस है कि ट्रांस है, सिस है कि ट्रांस है, देखें हाइड्रोजन अप हाइड्रोजन डाउन, मिथाइल अप मिथाइल डाउन, तो क्या होगा, ट्रांस होगा। यानी सेम ग्रुप जो है वो अगर दोनों अप होते तो हम कहते सेम साइड पे हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड था। ठीक है, ये क्या था, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड था। अगर ये दोनों सेम साइड पे होते, दोनों अप होते हाइड्रोजन, या दोनों हाइड्रोजन डाउन होते, तो हम कहते सिस है, तो ये क्या है, ट्रांस है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है बेटा।
ठीक है, उसके बाद क्या चीज है, देखिए हमने ये दो कंडीशन कर ली, उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद भाई अब ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इनमें इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। हमने कहा ना कि ये जो सिस्ट्रॉन्स आइसोमर्स होते हैं ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो आए थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ये देखिए कि भाई सी सी डबल बॉन्ड CH3 CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हो गया सिस। इस साइड पे हम लिखते हैं ट्रांस। चलिए भाई ट्रांस में क्या है, एक मिथाइलवा ऊपर गया, एक नीचे आया, एक हाइड्रोजनवा नीचे तो दूसरा ऊपर, ये हो गया ट्रांस। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये जो सेम ग्रुप हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, तो सेम ग्रुप आमने सामने एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएंगे। तो सिस फॉर्म जो है थर्मली या ड्यू टू स्टीरिक रिपल्शन cis form is less stable, कि ये जो फॉर्म है ज्यादा रिएक्टिव होंगे, यानी सिस अल्कीन्स जो होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू ट्रांस ड्यू टू लेस। इसमें भी है पर ग्रुप दूर दूर हैं, ठीक है, दूर दूर हैं और सेम साइड पे नहीं है, आमने सामने नहीं है, तो इसमें भी रिपल्शन होगी पर कम होगी। ठीक है, तो ड्यू टू लेस स्टीरिक रिपल्शन तो क्या होगा, दे आर मोर स्टेबल, मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर्स। ठीक है, अब अगर कोई पोलर ग्रुप लगा हुआ है, लेट सपोज के इधर क्लोरीन है इधर भी क्लोरीन है, ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कार्बन टू क्लोरीन होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से होगा, कार्बन टू क्लोरीन, कार्बन टू क्लोरीन। अब ये दो वेक्टर जो इस तरह से जा रहे हैं तो क्या ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? संजना आपने गलत बताया, ये कैंसिल नहीं करेंगे। तो इसका जो डायपोल मोमेंट होता है, इसका सिस का जो डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल अगर कोई पोलर ग्रुप होगा तो म्याऊ इज इक्वल टू 0 होता है, यानी डायपोल मोमेंट का 0 होना क्या शो करता है कि ये नॉन पोलर होंगे। नॉन पोलर होना क्या शो करता है कि लो बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी ये पोलर होंगे, डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, पोलर होंगे, क्या होंगे, पोलर होंगे, और इनमें क्या होगा, डायपोल डायपोल फोर्स होगी, तो इनकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होगी पर लो मेल्टिंग पॉइंट होगी। इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये एक मिड पॉइंट है, ठीक है, इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, तो अगर इधर एक क्लोरीन लगा हुआ है दूसरा इधर लगा हुआ है, तो अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो इस लाइन से ये दोनों क्लोरीन जो है इक्वल बट अपोजिट, तो म्याऊ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कि इनका जो डायपोल मोमेंट है, इनका जो डायपोल मोमेंट है म्याऊ वो इक्वल टू 0 होगा। अगर ओवरऑल डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का 0 आता है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अब नॉन पोलर होगा तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स होगी जो को वीक फोर्स है, तो इसकी लो बॉइलिंग पॉइंट होगी बट हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट अगर लो है तो मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई है, इस बात को डिस्कस करते हैं। और देखिए इसमें क्या चीज है कि सिस में क्या होता है कि जब आप इनको सॉलिड में क्या होगा कि क्लोज पैकिंग होगी, ठीक है, तो सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं, जब सेम ग्रुप सेम साइड के सामने आमने सामने आएंगे
तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इतने अच्छे से पैक नहीं होंगे तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट कम रहती है। अब इसमें क्या है कि ग्रुप अपोजिट साइड है, ठीक है, तो दूसरा जो इसके ऊपर जो सुपर इम्पोज करेगा उसमें हाइड्रोजन ऊपर से अगर पैक करते हैं तो एक साइड पे क्या होगा, मिथाइल होगा, दूसरे पे हाइड्रोजन होगा, तो ये आपस में इनकी रिपल्शन इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो ये क्लोज पैक हो सकते हैं। ये क्लोज पैक नहीं हो सकते ड्यू टू व्हाट, क्योंकि सेम साइड पे हैं, ठीक है। तो ये बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा गौर करें कि लेट सपोज कि आप इनको क्या करना चाहते हैं कि ए है, ठीक है, इधर क्या है, बी है। आप इनको क्या करना चाहते हैं कि आप इनको एक दूसरे के ऊपर लगाना चाहते हैं, ठीक है, बी और ए। तो इसकी ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी कि इसकी ज्यादा होगी? कि अगर ऐसा है कि इधर ए है इधर बी है, ठीक है, इधर ए है, सॉरी इधर बी है और इधर ए है, ठीक है, फिर इधर जो है ए है इधर बी है, ठीक है, तो किस में क्लोज पैकिंग होगी, ए या बी? किस में ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी, ए में होगी या बी में होगी? तो जो ट्रांस हैं वो इजिली क्लोजली पैक हो जाएंगे। जब क्लोजली पैक हो जाएंगे, जितना एक दूसरे में टाइटली पैक होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सिस आइसोमर की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होती है, पर बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। इनमें लंदन डिस्पर्सन फोर्स की जगह पे डायपोल फोर्स होती है। इन सब में कोई प्रॉपर्टीज, इन सब में कोई प्रॉब्लम, एक बार देख लें इसमें, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इंटरमॉलिक्यूलर एक और फैक्टर है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर से होती है। होने के बाद होता क्या है कि जब कोई सॉलिड बनता है तो वाटर में भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, पर आइस की डेंसिटी कम होती है। तो देयर आर रीजंस बिहाइंड इट। तो कोई ना कोई मामला हो रहा था अंदर, क्योंकि अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, वाटर को में आइस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऐड करने के लिए हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं, उनमें कुछ गैप्स छूट जाते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा कि जब सॉलिडिफाई होंगे तो मेल्ट तब होगी ना जब पहले सॉलिड हो जाएंगे। तब सॉलिड जितना क्लोजली पैक्ड होगा उतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगी। क्लोज नहीं हो पा रहे, क्यों? सिस मॉलिक्यूल है, सेम साइड पे ग्रुप है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे अच्छी तरह से, ज्यादा क्लोज नहीं जा पाएंगे, तो ये मामला होता है, ठीक है बेटा। इट्स ओके, ओके भाई। अच्छा, एक और चीज है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसमें सिस ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि एंजाइम जो है, एंजाइम को क्या चाहिए कि रिएक्टिव साइट एक ही साइड पे चाहिए, एक्टिव साइट का मुंह इधर है, तो आपका अगर सिस आइसोमर होगा तो उसकी दोनों एक्टिव साइट उससे बाइंड हो जाएंगी। ट्रांस में क्या होगा कि एक साइड इधर है एक साइड उधर है, ठीक है। तो बायोलॉजिकली जो है सिस आइसोमर ज्यादा एक्टिव होते हैं। और सेम फॉर द, अगर आप फूड में भी देखें तो खाने में जो सिस आपके जो ऑयल्स होंगे, ऐसे ऑयल्स जिसमें सिस फैटी एसिड्स होंगे वो बेनिफिशियल होते हैं, और जिसमें ट्रांस फैटी एसिड्स होंगे, आप अगर कभी जो भी घर में ऑयल खाते हैं तो अगर उसके डिब्बे पे उसकी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो काफियों में ये लिखा होता है कि 0 ट्रांस फैटी एसिड्स। अब ट्रांस फैटी एसिड जो है वो कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज काज करते हैं, ऐसा समझे कि बैड कोलेस्ट्रॉल या जो अंदर जो है वो डिपॉजिट होते हैं, इस वजह से सिस ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो भाई डेफिनेशन हो गई, पोलरिटी, डायपोल मोमेंट, स्टेबिलिटी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मोर सॉल्युबल पोलर सॉल्वेंट में हो गए कौन से सिस वाले, क्योंकि उनमें पोलर बॉन्ड है, वो नॉन पोलर में बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफन बायोलॉजिकली एक्टिव ड्यू टू कौन से सिस वाले, ठीक है। हेल्थ इफेक्ट्स मैंने आपको सिस ट्रांस फैटी एसिड्स का बताया कि वो ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो इसको हम इधर ही रहने देते हैं और आते हैं नीचे, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। अच्छा, ये देखें जरा, क्या ये कंपाउंड सिस है कि ट्रांस है? क्या ये कंपाउंड सिस है कि ट्रांस है? सिस है। ये भी सिस है, ये ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ठीक है। इस कंपाउंड को देखें जरा, व्हाट आर दीज? सिस और ट्रांस? सिस, और ये ट्रांस है, ठीक है। चलें, तो ये कुछ सिस आइसोमर मेलिक एसिड है, ठीक है,
मैलिक एनहाइड्राइड बनाता है, ट्रांस नहीं बना पाता, ट्रांस को फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड एक साइड पे है तो इधर से वाटर निकल जाएगा, अगर एक कार्बोक्सिलिक इधर एक इधर लगाए तो फिर वाटर नहीं निकलेगा, एनहाइड्राइड बनाते हैं। फिर देखें ये जो सिस डाइक्लोरो है उसका डायपोल मोमेंट 1.9 है, जो ट्रांस डाइक्लोरो है उसका डायपोल मोमेंट 0 है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो आपका सिस है इसकी जो पहले क्या लिखा हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट है पहले, ठीक है। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट 60 है और मेल्टिंग पॉइंट -80 है, किसकी, सिस की। और इधर देखिए ट्रांस की क्या है 48, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम है पर मेल्टिंग पॉइंट जो है ज्यादा है। -50 ज्यादा कि -80 ज्यादा, कौन ज्यादा है, -50 के -80, -50 ज्यादा है तो उसकी ज्यादा है, ठीक है बेटा। चलें भाई ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब एक और चीज, अगर आप सिस आइसोमर को ट्रांस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू, आप क्या करोगे। अगर आपके पास सिस 2 ब्यूटीन है, ठीक है, सिस 2 ब्यूटीन है, सिस 2 ब्यूटीन, आप इसको ट्रांस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। पर हमें पता है, व्हाट हमें पता है कि इस बांड की जो फ्री रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है। अब जब तक ये बांड रोटेट नहीं करेगा, ये बांड इधर नहीं आएगा तो सिस से ट्रांस नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बांड तोड़ना पड़ेगा इसमें। जब पाई बांड जब तक टूटता नहीं है तो सिस इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। क्या होगा, हम 62 किलो कैलोरीज, नॉट जूल्स, किलो कैलोरी पर मोल, हम क्या करेंगे, एनर्जी देंगे। एनर्जी देंगे तो पाई बांड टूट जाएगा, पाई बांड टूट जाएगा तो क्या रह जाएगा, सिंगल बांड। अब इधर इंटरमीडिएट बनेगा पहले, ठीक है। क्या बनेगा भाई कि ये फ्री रेडिकल बन गए। इधर क्या चीज है, CH3, इधर क्या चीज है, हाइड्रोजन, फिर इधर हाइड्रोजन, फिर इधर CH3, ठीक है। फिर क्या होगा, अब देखिए वो जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन थी वो अब क्या हो गया कि ये सिंगल बांड हो गया, तो इसकी फ्री रोटेशन हो सकती है। फ्री रोटेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, यहां पे तो नहीं हो सकती थी, यहां पे नहीं हो सकती थी, अभी हो सकती है क्योंकि नाउ बांड बिकेम सिंगल बांड। तो अब ये बांड अगर रोटेट करके इधर आ जाए और फ्री रेडिकल दोबारा से बांड बना ले तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रांसवा मिल जाएगा, ट्रांसवा। चलिए भाई इधर मिथाइलवा, हाइड्रोजनवा, ठीक है। इसने क्या किया कि पहले ये रोटेट हुआ उसके बाद दोबारा बांड बन गया तो सिस बन जाएगा ट्रांस में, ठीक है। अगेन अगर आप ट्रांस को जो है सिस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर होगा। पहले आप 62 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी दोगे, जब दोगे बांड टूटे, फिर ये बांड रोटेट हो, उसके बाद जाके क्या बनेगा, दोबारा सिस बनेगा। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम। फिर सिस ट्रांस को जो है मॉडर्न सिस्टम में EZ भी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अब E जो है एंटीजन यानी अपोजिट साइड पे ग्रुप लगा हो, Z मींस यूसामिन यानी सेम साइड पे लगा हो, इसकी जरूरत नहीं हमें, ठीक है। तो सिस ट्रांस को मॉडर्न वर्जन में EZ आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। अब इतना हमें आगे जाने की जरूरत नहीं, हम करेंगे अभी अटिपिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आ जाए भाया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो देखिए हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि तकरीबन जितने भी हमने आइसोमर पढ़े उनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है प्रॉपर्टीज में। अब ये आइसोमर्स ऐसे होंगे जिनमें ज्यादातर बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। इफ अदरवाइज अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम को साइड पे रखें, इनमें सिर्फ एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती है, दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन, दैट इज व्हाट ऑप्टिकल रोटेशन। उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। तो ऐसे इन आइसोमर्स में क्या होता है, डेफिनेशन की बात करें, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक compounds having same
सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप सेम, अब कनेक्टिविटी सेम, उसके बाद बॉन्डिंग का सीक्वेंस, बॉन्डिंग का पैटर्न, सब कुछ सेम, बट differ only in rotating plane of polarized light, plane of polarized light are called, इनको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, are called ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, बॉन्डिंग कनेक्टिविटी सेम हो, पैटर्न सेम हो, सीक्वेंस सेम हो, हर चीज सेम हो, सिर्फ और सिर्फ पोलैरीमीटर एक डिवाइस होता है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है। उसमें हम क्या करें कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पास करें, तो ये क्या करें कि लाइट को रोटेट कराएं, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर करवाते हैं तो हम कहेंगे कि वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, अगर नहीं करवाते, ठीक है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस यही होता है कि ये जो है बाकी बायोलॉजिकल सिस्टम में जो आपका डेक्स्ट्रो या लीवो होगा, ठीक है, एंजाइम्स आपको पता है कि दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, तो जो डेक्स्ट्रो पे एंजाइम काम करेगी वो लीवो पे नहीं करेगी, जो लीवो पे करेगी वो डेक्स्ट्रो पे नहीं करेगी। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को छोड़ के बाकी इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दैट इज व्हाट, कि एबिलिटी टू रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गई। अब कौन से कंपाउंड होंगे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? सबसे पहली और नेसेसरी कंडीशन है कि इनके पास एक कायरल सेंटर होना चाहिए, एक कायरल कार्बन होना चाहिए। ठीक है, सो द कंपाउंड्स, वहां पे हम बाद में आते हैं, द कंपाउंड्स विच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब ये क्या होती है आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मल लाइट और प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट में डिफरेंस क्या होता है। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, the compounds which rotate plane of polarized light in polarimeter are optically active। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वही होगा जो पोलरीमीटर में लाइट को रोटेट करवाएगा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड। अगर नहीं करवाता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और जो एक्टिव होगा वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो प्लेन ऑफ इन पोलरीमीटर आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए भाई, तो पोलरीमीटर क्या है? पोलरीमीटर इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है, मशीन है, यूज्ड, किस लिए यूज करते हैं? यूज टू मेजर ऑप्टिकल एक्टिविटी, यूज टू मेजर ऑप्टिकल एक्टिविटी के कंपाउंड कोई ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो वो हमें पोलरीमीटर बताएगा। कौन बताएगा? पोलरीमीटर बताएगा। ठीक है, तो कौन से कंपाउंड जो हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं? ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं तो कंडीशंस, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशंस टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये कौन सी कंडीशंस है? नंबर वन, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर कायरल कार्बन, या इसको कहते हैं कायरल सेंटर, और इसको कहते हैं असिमेट्रिक, और इसको कहते हैं डिसिमेट्रिक कार्बन। बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, डिसिमेट्रिक कार्बन।
ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिसके पास कायरल सेंटर हो, कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन क्या है उस पे भी आते हैं बाद में, ठीक है। दूसरी बात, द कंपाउंड should not have plane of symmetry, कि उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, यानी कंपाउंड में कोई भी ऐसी पॉइंट ना हो कि हम कंपाउंड को दो इक्वल हाल में डिवाइड कर सकें। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री डिसाइड करेगा, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, अ कंपाउंड विथ ओनली वन कायरल सेंटर यानी कायरल कार्बन, ठीक है, इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, वो हमेशा होगा ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अ कंपाउंड विथ टू आर मोर chiral centers may be optically active or inactive, may be optically active or inactive, कि अगर कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तो आप कसम उठा सकते हो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या तो फिर वो होगा, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे कि कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है। अगर दो कंपाउंड हैं तो फिर ये कंडीशन होनी चाहिए, अगर दो कायरल कार्बन हैं तो उसमें फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, अगर होगी तो फिर कायरल सेंटर होने के बावजूद कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसको कल हम क्या करेंगे, जारी रखेंगे। तो इसको मैं इधर अभी सेव करता हूं, इसको हम कल जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। चलो भाई, ये हो गया, रिकॉर्ड बोला, वेयर इज द यूएसबी पोर्ट, व्हाट इज दिस, बोला माउसा हे कीबोर्ड, चल हाँ सर, अच्छा भले चल बच्चे तो हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स,